वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विशाल। आज हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे फिजिक्स का, विच इज अबाउट वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर और डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड के बारे में देखेंगे। और इन एन अदर पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट एरर्स इन अ मेजरमेंट, और हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो हो सकती है। Now let's get started. First of all, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो क्या मापते हैं वॉल्यूम को, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके थ्रू आप किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं या किसी भी अदर सॉलिड चीज का किसी मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसकी एग्जांपल है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर आता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी भी लिक्विड जो है या किसी भी सोल्यूशन की क्या है मेजरमेंट जो है वो लेने के लिए। उसके इस साथ साथ हमारे पास ऐसे सॉलिड्स जो किसी भी चीज में डिसॉल्व नहीं हो रहे होते, ठीक है, और वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसका भी वॉल्यूम जो है आप मेजर कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड ट्रांसपेरेंटली प्लास्टिक। या तो ये ग्लास का बना होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ ग्लास के शो किए हुए, या ये किसी भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है ताकि आपको नजर आ सके कि अंदर वाटर का या लिक्विड का वॉल्यूम कितना है। इसके अंदर डिफरेंट स्केल्स होते हैं जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर या ml के अंदर जो इनको है वो डिवाइड किया जाता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो क्या इसे किया जाता है, डिवाइड किया जाता है इसके डिफरेंट स्केल को। अब इसको एक्चुअली लिक्विड्स और नॉन डिसोल्वेबल जो है वो सॉलिड्स के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट मैंने आपको शो किया हुआ डिफरेंट वॉल्यूम के वॉल्यूमेट्रिक जो है वो सिलेंडर्स, मेजरिंग सिलेंडर, जिनके थ्रू आप मेजर कर सकते हो कि इन लिक्विड्स का वॉल्यूम कितना है। अब आपने वॉल्यूम को रीड कैसे करना होता है? एक्चुअली हम करते क्या है कि एक सिंपल जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, और बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है, उसके ऊपर आप अपना जो मेजरिंग सिलेंडर है वो रख देते हैं, ठीक है। रखने के बाद अपनी आई की जो पोजीशन है वो क्या करते हैं, मिनिस्कस ऑफ लिक्विड के सामने रखते हैं। अब व्हाट डज इट मीन बाय मिनिस्कस ऑफ लिक्विड सरफेस? मिनिस्कस एक्चुअली होता है कि ऊपर वाली सतह, ठीक है। जैसे हमारे पास ये मैंने आपको दो दिखाए हुए हैं, एक हमारे पास कलरलेस है और एक कलरफुल जो है वो लिक्विड है, ठीक है। कलरलेस लाइक वाटर और कलरफुल लाइक ब्रोमीन। अब होता क्या है कि हमारे पास जो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर जो है वो लोअर मिनिस्कस होता है, ठीक है। लोअर मिनिस्कस जैसे कि ऊपर वाली जो सतह है वो लोअर होती है, ठीक है। तो आप लेकिन जो हमारे पास कलरफुल होता है उसमें अपर मिनिस्कस होता है। तो हम जो है इसके हिसाब से रीडिंग लेते हैं कि हमने जो मिनिस्कस है लोअर कब देखना है और अपर कब देखना है। मैं अभी आपको वैसे बताती हूँ। आपने जो आई की सतह है वो आपने बिल्कुल मिनिस्कस के सामने रखनी है। लेट्स सपोज कि ये आपका लोअर मिनिस्कस है, तो आपकी आई की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, बिल्कुल उसके स्ट्रेट में रखनी चाहिए। वाटर के केस में क्या होता है कि जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, जस्ट लाइक ये लोअर मिनिस्कस जिसे कहते हैं, और ये कनकेव सरफेस बनाता है। इस केस में आपने क्या करना होता है कि ये जो बॉटम वाली रीडिंग है ना ये नोट करनी होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कलरफुल जो लिक्विड्स है जस्ट लाइक ब्रोमीन वाटर या मर्करी, उसके अंदर क्या होता है कि जो कर्व है वो अपवर्ड होता है, यानी कन्वेक्स सरफेस होती है। इसकी वजह ये होती है कि उसकी लिक्विड के आपस में जो है वो एडेशन ज्यादा होती है, लेकिन उसकी जो है वो सरफेस के साथ जो अटैचमेंट है वो कम होती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो जो है वो एक कन्वेक्स जो है वो सरफेस बनाता है, यानी अपर मेनिस्कस बनाता है। इस केस में आपने जो है वो अपर जो एज है यानी टॉप एज है सरफेस का, वहां से आपने रीडिंग लेनी होती है। इससे जो है आप सॉलिड्स की रीडिंग भी जो है वो नोट कर सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है कि जिसके अंदर अगर कोई बॉडी है या कोई भी चीज है जो कि फिट नहीं हो सकती आपके मेजरिंग स्टैंडर्ड में और वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, तो आप जो है उसका सॉलिड फॉर्म में मोस्टली होता है, तो आप उसकी जो वॉल्यूम है वो मेजर कर सको। इसके लिए एक ओवरफ्लो कैन यूज होती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कैन कहते हैं, और इसका एक वाइड जो है ओपन एंड होता है, जैसे ये इसका ओपन एंड है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू अगर अबव चला जाए लिक्विड एक स्पेसिफिक सरफेस से तो वो रिमूव हो जाता है और वो मेजरिंग स्टैंडर्ड के अंदर आ जाता है। अब आपने क्या करना होता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन को एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रख लेना होता है। उसके बाद उसके अंदर पानी इस कदर डालना है कि यहाँ तक कि वो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाए इस ओपनिंग में से, ठीक है। यानी आपने पानी भरना शुरू किया और आपने देखने के पानी आप डाली जा रहे हो यहाँ तक के पानी सारा जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, ये जो उसकी वो सरफेस रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपने किसी भी
जो सॉलिड बॉडी है जिसका आपने जो है वॉल्यूम मेजर करना है, उसको आपने एक थ्रेड के थ्रू जो है वो टाई कर लेना है, बांध लेना है, और उसको जो है वो डिप कर देना है आपने इस डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर। जैसे ही वो आप उसके अंदर डिप करेंगे तो जो बॉडी है वो डिस्प्लेस करेगी वाटर को, यानी वाटर की जगह लेगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा जो कि इस कि ऐड होने की वजह से जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वाटर का, वो मूव होके आ जाएगा आपके माइनिंग सिलेंडर के अंदर। जैसे ही वो साइड ओपनिंग के थ्रू आपके माइनिंग सिलेंडर में आएगा तो आप यहाँ से टोटल जब आप डालोगे सारा सॉलिड, आप यहाँ से उसकी मेजरमेंट ले लोगे कि कितना हमारे पास जो लिक्विड है वो बाहर आए, और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होगा जो कि बाहर आया होगा वो इक्वल होगा सॉलिड बॉडी के वॉल्यूम के। तो ये मेथड होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर्स इन अ मेजरमेंट, यानी हमारे पास कोई भी आप मेजरमेंट लेते हो, कोई भी किसी भी टूल को यूज करके आपने मेजरमेंट लिया, लेंथ मेजर किया, वॉल्यूम मेजर किया, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से एरर्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ट्रू वैल्यू नहीं बताता। लाइक अगर हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है किसी की लेंथ, तो वो किसी एरर की वजह से आप उसको मेजर कर रहे हो 4.3 सेंटीमीटर, तो क्या एरर कॉज हुआ है कि वो हमारे पास जो है वो 4.2 से 4.3 की रीडिंग बता रहे हैं। ये हमारे पास एरर्स होते हैं किसी मेजरमेंट के अंदर। एरर्स को इस वजह से फाइंड किया जा सकता है ताकि हम उनको रिमूव कर सकें। फाइंड इसलिए करते हैं किस वजह से हो रहा है, उसकी रीजन तलाश करने की असल वजह ये होती है कि आप उसको इंश्योर ये कर सको, आप ये यकीनी बना सको कि आपके एरर से वो कम से कम वाक़ हो, ताकि जो चीज़ वजह बन रही है आप उसको रिमूव कर दो, ख़त्म कर दो। साइंटिफिक मेजरमेंट शुड इंडिकेट द एस्टिमेटेड एरर इन अ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, यानी आपको मेजरमेंट के थ्रू वो बता दे, जो साइंटिफिक मेजरमेंट है उसके अंदर एरर जो एस्टिमेटेड एरर है वो जो है बता देना चाहिए कि इतने मतलब मेजरमेंट के अंदर इतना थोड़ा सा एरर आ सकता है। अब ह्यूमन एरर क्या होता है? ऐसा एरर जो इंसान खुद परफॉर्मेंस करने के दौरान करता है, ये पर्सनल परफॉर्मेंस के दौरान होता है। जैसे आप कोई चीज वे कर रहे हो तो आपने सही तरीके से देखा नहीं या आपने जल्दी कर दी, ठीक है, उसके अलावा आपने प्रोसीजर सही से नहीं पढ़ा, इसके अलावा आपने समझने में गलती की, कोई भी पॉइंटर की पोजीशन आपने चेक करनी है स्केल के ऊपर, वो आपने गलत चेक की, इसी तरह आपने वॉल्यूम मेजर करते हुए देखा अपनी आई की पोजीशन सही नहीं रखी, ठीक है, तो ये जो है वो क्या हुआ, ह्यूमन की वजह से हो रहा है, तो ये ह्यूमन एरर कहलाते हैं। It can arise due to faulty reading procedure. It can arise due to other limitations like perception. इसके अलावा correct measurement requires the eye level to align with the scale, यानी आपने अलाइन नहीं की अपनी आई लेवल को उस स्केल के साथ, तो एज ए रिजल्ट आप मेजरमेंट ठीक नहीं ले सकते। जैसे मैंने आपको मीटर स्केल के बारे में बताया था कि उसके लिए भी आपको आई की पोजीशन सेट करना पड़ती है, इसी तरह मेजरिंग सिलेंडर में भी होता है। तो अगर आपने अपने आई की पोजीशन अलाइन नहीं की तो एज ए रिजल्ट आपकी रीडिंग दुरुस्त नहीं आई। इसके अलावा आपने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जैसे टाइम वगैरह मेजर कर रहे हो तो आप जल्दी से जो है वो नोब जो है उसको क्लोज नहीं कर रहे, मतलब हम जब नोब दोबारा क्लिक करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो वो स्टॉप वॉच है वो बंद हो जाती है, तो आपने बंद करने में देरी कर दी है, जल्दी बंद कर दिया, तो उसके रिजल्ट में भी आपका जो टाइम है उसके रिजल्ट ठीक नहीं आते। उसके अलावा रिडक्शन मेथड्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपने इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इस एरर को, आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें उस इंसान को, उसको टेक्निक सिखाएं, उसको हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिखाएं, तो एज ए रिजल्ट पर्सनल एरर रिमूव हो सकता है। इसको पर्सनल एरर भी कहते हैं, इसको ह्यूमन एरर भी कहते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन से आप महफूज रहे, यानी हो सकता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो और वो सही तरीके से अपना काम परफॉर्म ना कर रहा हो, जिसकी वजह से आपकी मेजरमेंट के अंदर जो है वो एरर आ रहा है। तो आप इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करके फिर भी इस ह्यूमन एरर को रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिसके अंदर रीडिंग नजर आ रही है, तो उससे आपके ये जो एरर है वो कम से कम हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर जो है वो ऑलमोस्ट सारी मेजरमेंट्स को इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से हमारे पास रीडिंग के अंदर कंसिस्टेंट जो है वो डिफरेंस पैदा होता है। लाइक अगर 9 है तो 9 की जगह 9.1 वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो 10 की, और इसमें डिफरेंस क्या है 0.1 का, तो अगर 10 भी है वैल्यू तो वो 10.1, यानी हमारे पास 0.1 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, कंसिस्टेंट जो है वो डिफरेंस आ रहा है। ये डेफिनेट कॉज की वजह से होता है, लाइक जीरो एरर। शायद मैंने आपने देखी हो मेरी पिछली वीडियो जिसके अंदर मैंने कम्प्लीटली आपको बताया था कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, और वो कब होता है कि जब जीरो एरर प्रेजेंट ही ना हो हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लाइक वर्नियर कैलिपर्स एंड सेक्रियो गेज। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो जीरो एरर की वैल्यू या प्लस करनी पड़ती है या माइनस करनी पड़ती है एरर को रिमूव करने के लिए, ठीक है।
तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू का डिफरेंस आ रहा था, यानी सिस्टमेटिक जो है वो वे के अंदर हमने सारा देखा था जिसके अंदर कंसिस्टेंट डिफरेंस आ रहा था एक्चुअल रीडिंग के अंदर और आपके जो रीडिंग आ रही थी उसके अंदर। तो वो रीज़न क्या थी, पुअर जो है ज़ीरो एरर, उसके अलावा पुअर कैलिब्रेशन, आपने कैलिब्रेट सही से नहीं किया, इनकरेक्ट जो है वो मार्किंग है, इस वजह से हमारे पास जो है वो सिस्टमेटिक एरर अकर करते हैं। अब पुअर कैलिब्रेशन का क्या मतलब है कि आपने जो है वो कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसको पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है, ठीक है। आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे पीएच है, पीएच मीटर को आप यूज़ कर रहे होते हो तो पहले आपने उसको किसी बफर सोल्यूशन के अंदर या किसी सोल्यूशन के अंदर डिप करना होता है, देन आपने उसको वाटर से वॉश करना होता है, चेक करना होता है क्या वाकई इसकी 7 pH शो हो रही है। जब 7 pH शो हो रही होती है वाटर की, देन आपको अदर सोल्यूशन के लिए यूज़ करने का कहा जाता है, ठीक है। तो पहले हम जब वो कैलिब्रेशन करते हैं, इसी तरह कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो उसकी कैलिब्रेशन होती है, ठीक है। और अगर कैलिब्रेशन ना की जाए तो सिस्टमेटिक एरर होने के चांसेस होते हैं। अब जो है इसको कम कैसे किया जाता है कैलिब्रेशन में, क्योंकि हम जो है वो किसी एक्यूरेट या बेहतर जो है वो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं और इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी एक्यूरेट वन के साथ। एज ए रिजल्ट हमने करेक्शन फैक्टर लगाना होता है, जैसे हमने ज़ीरो एरर कैलकुलेट किया, लास्ट पे ज़ीरो एरर प्लस या माइनस कर दिया डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो एज ए रिजल्ट आपका सिस्टमेटिक एरर जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर कब होते हैं, जब आप रिपीटेड मेजरमेंट लो अंडर सेम कंडीशन जिसके रिजल्ट में आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आए। अब इसकी रीज़न ना हमें पता नहीं होती, मतलब आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक दफ़ा 9 वैल्यू आ गई, एक दफ़ा 8 आ गई, एक दफ़ा 7 आ गई, एक दफ़ा 9, फिर 10, इस तरह आपकी जो आ रही होती है, ठीक है, वैल्यूज़ आ रही होती है। अब एक्चुअली आपको रीडिंग नहीं पता होती कि एक्चुअल रीडिंग क्या। आप सेम इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो, कभी कोई वैल्यू आंसर में आए, कभी कोई, इसकी आपको रीज़न नहीं पता होती है। अननोन कॉजेज़ की वजह से होती है और अनप्रडिक्टेबल वेरिएशन जो है वो उसकी वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, प्रेशर चेंज हो रहा होता है, या वोल्टेज के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा होता है कंडीशंस के अंदर इन्वायरमेंट की। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि वो सडन चेंज आ जाता है, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स लो और बाद में उसकी एवरेज निकाल लो, तो आपके पास जो ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि हमारे पास एयर करंट्स हैं, हवा के जो करंट्स हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाती है, यानी वो ख़राब हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट फ्लक्चुएशन मतलब जो एक्चुअल वैल्यू उससे चेंज हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट आपकी जो वैल्यू वो भी फ्लक्चुएट कर जाती है, चेंज हो जाती है। उसके अलावा आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से कैलिब्रेट नहीं किया। उसके अलावा कुछ जो लिक्विड्स अब मेजरमेंट के दौरान वो अवेपोरेट हो जाते हैं, तो पहले उसकी लेट्स सपोज 9 ml आ रही थी वैल्यू, बाद में उसकी 8.9 होगी, ठीक है। अब आपको एक्चुअल रीज़न नहीं पता, लेकिन आप गेस करो शायद वो अवेपोरेट हो गया हो, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं रैंडम एरर जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टमेटिक एरर को जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा आप रिड्यूस कर सकते हैं, आई मीन कम्प्लीटली रिमूव तो किसी को भी नहीं कर सकते, और ह्यूमन एरर को भी आप रिड्यूस कर सकते हो। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।